जुलाई का महीना था। सावन की पहली बारिश जब शहर की सड़कों पर नमी और सोंधी मिट्टी की खुशबू फैला रही थी, तभी राजू 19 साल का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने बड़े भाई रमेश भैया के घर आया। रमेश भैया की पोस्टिंग दिल्ली में थी। छोटा सा फ्लैट था, लेकिन उसमें एक गर्मजोशी थी, और उस गर्मजोशी की असली वजह थी उनकी पत्नी पूनम भाभी। पूनम भाभी उम्र होगी कोई 26 से 27 की, लेकिन चेहरा ऐसा कि जैसे वक्त वही रुक गया हो। गोरा रंग, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, और जब बालों को बांधती तो गर्दन की वो हल्की सी लकीरें किसी कविता जैसी लगती। राजू जब पहली बार घर में घुसा, भाभी ने दरवाजा खोला। वो हल्के गुलाबी रंग के नाइटी में थी, भीगी हुई, शायद बारिश में बाहर कपड़े लेने गई थी। आ गए छोटे देवर जी, वो मुस्कुराईं। राजू की नजरें एक पल के लिए नीचे फिसल गईं। भीगी नाइटी की हल्की पारदर्शिता से उनकी देह की रेखाएं उभर आई थी। राजू ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। हाँ भाभी, अरे बारिश में आप भीग गईं? राजू ने संभलते हुए पूछा। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे भैया तो सुबह ही ऑफिस निकल गए और कपड़े छत पर रह गए थे। अब तुम आए हो तो कुछ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। राजू हंस पड़ा, लेकिन दिल में कुछ और ही हलचल चल रही थी। शाम को जब सब थककर सोफे पर बैठे, भाभी ने गर्मागर्म चाय और पकौड़े लाकर टेबल पर रखे। चाय पियो, लेकिन ध्यान से, बहुत गर्म है, उन्होंने राजू की तरफ देखकर कहा। राजू ने चाय उठाई। भाभी उसके बिल्कुल करीब बैठी थी, और उनका भीगा भीगा बदन अब एक हल्के गुलाबी सूट में सजा था। राजू की नजरें बार बार उनकी कलाई पर जाती, जहां मोटे कांच की चूड़ियां खनक रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू एक बार कंधे से खिसककर राजू के हाथ को छू गया। राजू ने घबराकर देखा। भाभी मुस्कुराईं। अरे डर क्यों रहे हो, अब तो बड़े हो गए हो ना। उनकी आंखों में शरारत थी। उस रात बारिश ने फिर दस्तक दी। तेज बूंदों की आवाज खिड़की पर पड़ रही थी। राजू छत के पास वाले कमरे में था और भाभी भैया नीचे वाले बेडरूम में। लेकिन भैया को अगले दिन लखनऊ जाना था ऑफिस के काम से। सुबह के वक्त, राजू, मैं 2 दिन बाहर जा रहा हूँ, तू भाभी का ध्यान रखना। अकेली होती है तो डरती है बारिश वारिश में। भैया ने हंसते हुए कहा। हाँ भैया, चिंता मत करो, राजू ने कहा, लेकिन नजरों में एक अनकहा उल्लास तैर गया। भैया के जाने के बाद पहली रात थी। खाना खाने के बाद भाभी ने कहा, राजू ऊपर मत सोना आज, बहुत तेज बारिश है, नीचे वाले कमरे में ही सो जाना, मैं हॉल में सो जाऊंगी। नहीं भाभी, आप क्यों तकलीफ लेंगी, आप बेडरूम में सोइए, मैं हॉल में सो जाता हूँ। लेकिन भाभी ने जोर दिया। रात में लाइट चली गई, तेज आंधी के साथ। राजू हॉल में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन पंखा बंद था। पसीने से बदन तरबतर होने लगा। तभी भाभी बाहर आई, हाथ में मोमबत्ती लिए, बाल खुले हुए, होठों पर थोड़ी नमी और आंखों में अजीब सी चमक। बहुत गर्मी लग रही है ना? वो बगल में बैठ गई। राजू ने हाँ में सिर हिलाया। भाभी ने धीरे से पूछा, कभी किसी के करीब आने का मन नहीं किया? राजू चौंका। मतलब तुम भी अब बड़े हो गए हो। आंखें सब कुछ कह देती है। राजू को जैसे बिजली का झटका लगा। भाभी, आप क्या कह रही हैं? सच, जो तुम महसूस करते हो, छुपाने से कोई फायदा नहीं। उसने राजू के गाल पर हाथ रखा। उसकी हथेली नरम थी, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब गर्मी थी। राजू की सांसें तेज हो गई। उसी रात जब भाभी ने धीरे से उसकी उंगलियां थामी, तो राजू के भीतर जैसे तूफान आ गया। एक तरफ वो चाहत जो उम्र और हालात ने जगाई थी, दूसरी तरफ मर्यादा की वो रेखा जिसे लांघने का मतलब था रिश्तों का अंत। राजू ने भाभी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी तन्हाई थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्यों ऐसा कर रही है। भाभी, क्या आप खुश हैं? राजू ने पहली बार सीधा सवाल किया। भाभी चुप रहीं। सिर्फ मोमबत्ती की लौ उनकी आंखों में चमक रही थी, और उसके पीछे ढेर सारा अधूरापन।
मोमबत्ती की लौ अब मध्यम पड़ने लगी थी और कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज रह गई थी। राजू अब भाभी की आंखों में देख पा रहा था, उस चमक के पीछे छिपा अधूरापन। वो मुस्कुराई तो सही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे तन्हाई की परछाई साफ झलक रही थी। भाभी, क्या आप खुश नहीं हैं? राजू ने सवाल दोहराया। पूनम भाभी ने नजरें झुका ली। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने धीरे से कहा। राजू चुप रहा। रमेश एक अच्छे पति है, जिम्मेदार है, मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन कभी मेरे मन की बातें नहीं समझ पाए। घर, EMI, नौकरी, बस इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। और मैं बस एक तस्वीर बनकर रह गई उनके कमरे में। वो पहली बार खुल रही थी और राजू ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। कभी कभी लगता है मैं भी किसी से कुछ कह पाऊं, कुछ सुन पाऊं, कोई हो जो मेरी आंखों की भाषा पढ़ ले। तुम्हें देखकर वही एहसास हुआ। राजू को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, आप अकेली नहीं हैं। भाभी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखें भर आई थी। क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? राजू ने सिर हिलाया। नहीं भाभी, लेकिन कुछ चीजें चाहकर भी नहीं होनी चाहिए। भाभी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तो तुम भी वही कहोगे जो दुनिया कहती है? नहीं, मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ जो दिल कहता है। हम दोनों के बीच जो भी हो, वो एक रिश्ता तोड़कर नहीं बनना चाहिए। सुबह जब राजू उठा तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। भाभी ने नाश्ता बना रखा था, लेकिन आज उनकी आंखों में न कोई शरारत थी, न मुस्कान। राजू, चाय पी लो, बस इतना कहकर वो किचन में चली गई। राजू को समझ आ गया कि रात की बातों ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। उसने चाय पी और फिर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर वाले कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें भाभी की किताबें रखी थी। राजू को एक डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था। पूनम। वो चौंका, लेकिन कसम खाकर खोल ली। उसमें लिखा था, शादी को 2 साल हो गए। रमेश मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार किताबों वाला नहीं है। वो हर रात देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। मैं कब से किसी की बाहों का इंतजार कर रही हूँ। शायद कोई हो जो मेरी सांसों की गर्मी समझ सके। राजू को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो समझ गया कि भाभी की वो आंखें, वो बात करने की कोशिशें, सब एक गहरे अकेलेपन की पुकार थी। शाम को भाभी छत पर थी, बाल खुले और हाथ में सूखे कपड़े। राजू भी पीछे से चुपचाप आया। भाभी ने पलटकर देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कहा। भाभी ने एक लंबी सांस ली। गलत तुमने कुछ नहीं कहा राजू। गलती शायद मेरी ही थी, जो उम्मीद कर बैठी। शायद मैं भी तुम्हारी उम्र को समझ नहीं पाई। राजू चुपचाप पास गया। भाभी, प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, लेकिन उस प्यार को नाम देने के लिए साहस चाहिए और मर्यादा भी। भाभी की आंखों में अब मोती जैसे आंसू थे। अगर मैं रमेश से अलग होती, अगर मेरा जीवन खाली होता, तब शायद मैं खुद को तुम्हें सौंप देती। लेकिन राजू ने उनकी उंगलियां थामी। आप आज भी खुद को पा सकती हैं भाभी, किसी और के सहारे नहीं, खुद के सहारे। मैं चाहता हूँ आप फिर से पढ़ाई करें, जॉब करें, दुनिया देखें, किसी की पत्नी बनकर नहीं, एक औरत बनकर। अगले दिन भाभी बहुत शांत थी। वो पूरे दिन कमरे में रहीं। रात में उन्होंने राजू को बुलाया। राजू, तुमने मुझे आईना दिखाया, वो जो मेरे घर में कहीं धूल खा रहा था। मैं खुद से भाग रही थी और तुम्हारे सहारे खुद को पकड़ना चाह रही थी। अब नहीं, अब मैं खुद को पकड़ूंगी। राजू मुस्कुराया। उसने भाभी को सैल्यूट किया। तो अब क्या सोच है? पढ़ाई फिर से शुरू करूंगी और सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखूंगी। तीसरे दिन भैया लौटे। भाभी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन वो अलग थी। मजबूत, खामोश, लेकिन अपने आप में पूर्ण। भैया ने भी महसूस किया और धीरे धीरे उन्होंने भाभी को फिर से जानने की कोशिश की। राजू अगले दिन वापस गांव लौट गया।
लेकिन जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ गया। भाभी, आप अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, आप खुद अपनी कहानी की लेखिका है। अगर कभी फिर से आपकी आंखों में खालीपन दिखे तो आईने में खुद को देखिए, क्योंकि अब जो महिला वहाँ दिखेगी वो कोई और नहीं, एक मजबूत पूनम होगी। पूनम भाभी, जो अब तक सिर्फ एक पत्नी और बहू के रोल में जी रही थी, अब पूनम के रूप में खुद से मिलना शुरू कर चुकी थी। भाभी ने सबसे पहले वो किताबें निकाली जो उन्होंने शादी के बाद कभी छुई तक नहीं थी। रमेश भैया ने एक दिन पूछा, तुम इन दिनों बहुत पढ़ रही हो पूनम, सब ठीक तो है ना? भाभी मुस्कुराई बहुत धीमे से, सब ठीक है, बस अब खुद को थोड़ा और जानना चाहती हूँ। रमेश भैया चौंके, लेकिन कुछ नहीं बोले। भाभी ने पास के एक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनुभव न होने के कारण नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने घर में ही एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां बच्चों को हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और पूनम भाभी की आंखों में आत्मविश्वास भी। मोहल्ले में बातें शुरू हुई। अब भाभी जी बाहर निकलती हैं। राजू के जाने के बाद से ये बदल गई हैं। इतना सज धज कर किसके लिए? पूनम ने ये सब सुना, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। एक दिन उन्होंने पास वाली अम्मा को कहा, मैं अब खुद से मिलने निकली हूँ, किसी गैर मर्द से नहीं। अम्मा चुप हो गई। मोहल्ले में फुसफुसाहटें धीरे धीरे आदर में बदलने लगी। राजू हर महीने एक चिट्ठी भेजता, भाभी, मैंने गांव में तुम्हारी तरह ही एक विधवा महिला को पढ़ाई शुरू करवाई है। तुमसे जो सीखा अब वो औरों में बांट रहा हूँ। तुमने खुद को बदला और मैं तुम्हारी रोशनी से खुद को खोज रहा हूँ। भाभी जब ये चिट्ठी पढ़ती तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन रमेश भैया के माता पिता आए। उन्होंने भाभी को किचन में नहीं देखा तो सवाल किया, अब तो काम वाली बाई जैसी हालत बना ली है, ना कोई घूंघट ना शर्म। रमेश भैया ने जवाब दिया, माँ, पूनम अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, एक इंसान भी है, और इंसान को घूंघट में नहीं सम्मान में रहना चाहिए। ये सुनकर पूनम भाभी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार खुद के लिए गर्व से। भाभी अब पास की झुग्गियों में जाकर वहाँ की लड़कियों को भी पढ़ाने लगी। उनकी कहानी अब धीरे धीरे फैलने लगी थी। भाभी जी जो पहले छुपकर रहती थी, अब रोशनी बन गई है। एक लोकल न्यूज चैनल ने पूनम भाभी पर एक फीचर बनाया, एक औरत की खामोशी से रोशनी तक की यात्रा। जब उनका इंटरव्यू टीवी पर चला, तब गांव में राजू ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर वो वीडियो दिखाया। उसकी आंखों में गर्व था। एक रात पूनम भाभी के पास राजू का कॉल आया, भाभी, आपने वाकई कमाल कर दिया। नहीं राजू, ये सब तुम्हारे उस एक सवाल से शुरू हुआ था, क्या आप खुश हैं? उस सवाल ने मुझे खुद को देखने पर मजबूर कर दिया। अब खुश हूँ राजू, सच में। मैं भी भाभी। 2 साल बाद पूनम भाभी को शहर की एक एनजीओ की तरफ से नारी प्रेरणा सम्मान मिला। उनका भाषण बहुत सीधा था। मैं सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं थी, मैं एक लड़की थी जिसे पढ़ना था, उड़ना था, खुद से प्यार करना था। अगर हम अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लें, तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। हॉल में तालियां बज रही थी और सबसे पीछे एक नौजवान खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। राजू, कभी कभी रिश्तों की सीमाएं इंसान को रोक देती हैं, लेकिन अगर इरादे नेक हों तो वही सीमाएं रास्ता बन जाती है। प्यार, आकर्षण और चाहत अगर समझदारी से मोड़ी जाए तो वो इंसान को तोड़ती नहीं, बना देती है। और सबसे जरूरी, औरत का अस्तित्व किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होता। जब वो खुद की तलाश में निकलती है तो दुनिया उसकी मिसाल बन जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।